अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? याद आज है आईकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग और टॉपिक चल रहा था हमारा रिटेन अर्निंग, जिसकी हम बेसिक कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने बेसिक रिवीट की थी, देखो बोर्ड के ऊपर वो मौजूद है, ठीक है। इसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है ना, कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग किस तरीके से बनाई जाती है, कि हेडिंग वगैरह की। फिर मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा था, फिर ओपनिंग के अंदर इनकम आई थी तो ऐड करते थे, लॉस आया था तो लेस करते थे, ऐसे। फिर ये फिगर आ गया, इसको चाहो तो लिख सको, इसका क्या तो सब टोटल नहीं लिख रहा तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर कुछ चीज़ें हैं लेस होती थी, डिक्लेरेशन या एप्रोप्रिएशन, और वो लेस करने के बाद रेंडिंग बैलेंस आता था। याद है इसके अंदर मैंने एक बड़ी अहम चीज़ डिस्कस की थी, याद है किसी को? कौन सा लफ्ज़ था जो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा था? वो लफ्ज़ था अनएप्रोप्रिएटेड। याद आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ था, अनएप्रोप्रिएटेड। या किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता हो, अभी इसमें से निकाला नहीं है। इसके अंदर साइंस है छोटी सी, क्या कि अगर ये शुरू के साथ अनएप्रोप्रिएटेड, ओपनिंग बैलेंस के साथ भी लिखा हुआ था लफ्ज़ अनएप्रोप्रिएटेड, और एंडिंग के साथ भी लिखा हुआ था लफ्ज़ अनएप्रोप्रिएटेड। अगर ओपनिंग के साथ लिखा हुआ तो इसका मतलब अभी इस साल इसमें से हमने निकाला नहीं है ओपनिंग बैलेंस, और एंडिंग के साथ लिखा हुआ इसका मतलब अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए अनएप्रोप्रिएटेड है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन तो क्लियर थी, आपने प्रैक्टिस की होगी। जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको हाथ के हाथ कॉपी के ऊपर लाजमी 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 करना है। जब तक हाथ से नहीं करोगे लिखोगे तब तक वो चीज़ पक्की आपकी नहीं होगी। यहाँ तक करते ही बात, अच्छा यहाँ तक करने के बाद अब कौन कौन सी चीजें रह गई हमारी? स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग कंप्लीट हो गया, सही है ना। अच्छा, अब एक यार इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने बड़ा डिटेल वाइज बताया था आपको, दो फॉर्म्स होती हैं, एक रिपोर्ट फॉर्म होती है, एक अकाउंट फॉर्म होती है, सही है। तो हमने सबसे पहले तो इस सवाल के अंदर कौन सी क्या किया था? इंक्रीज पास, सही। उसके बाद क्या किया था? टी अकाउंट बनाया था, रिटेन अर्निंग है। तो देखो रिटेन अर्निंग का अगर उसकी पूरी स्टेटमेंट को, यानी ये जो स्टेटमेंट है इसी को अकाउंट फॉर्म में बनाया तो वो टी अकाउंट था, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, याद है? टी बनाया था, उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखा था, फिर उसमें इनकम ऐड कराई थी, यानी वो भी क्रेडिट भी आ गया था। फिर जितनी चीज़ें एप्रोप्रिएट और डिक्लेयर्ड थी वो डेबिट में लिखा था, तो वो क्या रिटेन अर्निंग की अकाउंट फॉर्म थी। और ये क्या है? रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट फॉर्म। इस वजह से इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, और वो अकाउंट फॉर्म ऑफ रिटेन, अकाउंट फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। गॉट इट दिस पॉइंट? सही। अब हम सीखते हैं रिटेन अर्निंग की ये दोनों चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। या हम अकाउंट फॉर्म क्या चीज होती है, रिपोर्ट फॉर्म क्या चीज होती है, ठीक है ना। अब हम आते हैं इक्विटी सेक्शन, यानी बैलेंस शीट। क्योंकि इसमें बैलेंस शीट में सिर्फ इक्विटी के नाम के ऊपर कुछ दो चार चीजें होंगी, इसके अलावा कुछ होगा, वरना होगा ही क्या? यही चीजें होंगी, गौर कर लेना। क्या चीजें होंगी? सिर्फ यही चीजें होंगी। क्या है? रिटेन अर्निंग होगी, ये वाला बैलेंस है रिटेन अर्निंग का। रिटेन अर्निंग होता है, ये रिजर्व है, डिक्लेरेशन है, ये चीजें कितनी दो चार चीजें। तो किस तरीके से लिखते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, अब हम यहाँ पर सीखते हैं। तो इसको तो बता दो, यहाँ अकाउंट फॉर्म का अच्छे तरीके से आ गया। ये लास्ट पॉइंट है, फिर इसके अंदर हमने रिटेन अर्निंग का ऑलमोस्ट 99% समझो आपकी ग्रिप आ जाएगी। अब सिर्फ सवाल के अल्फाजों पे घुमाएगा हमारे पास। अब हमारी प्रैक्टिस वो होगी कि किन किन अल्फाजों में घुमा रहा है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह आ गई। तो आप जब खुद करेंगे सवाल तो ज़्यादा से ज़्यादा तो और ऐसे इंशाल्लाह करेंगे। सिर्फ इंग्लिश में अगर फंसे तो फंसे, और इसके अलावा कोई चीज़ इंशाल्लाह नहीं है।
अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट पॉइंट इनकम स्टेटमेंट बनाना है, सही। ठीक, अच्छा असेट साइड आपने कमजोर सी बनानी क्योंकि इसमें कुछ लिखना तो होता है। ये बैलेंस शीट ही कौन सी होती है, पार्शल। कौन सी कहलाती है, पार्शल। देखो बैलेंस शीट आप फर्स्ट ईयर में बनाते थे यार, वो बैलेंस भी आती थी, तो वो कौन सी होती थी, वो बैलेंस शीट होती है इनिशियल। याद रखो दो शक्लें हैं, एक पार्शल एक इनिशियल। इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल इब्तिदाई, कहते हैं अभी इनिशियल स्टेज है, शुरू का स्टेज है। तो जब इनिशियल बैलेंस शीट होती है तो उसमें सारी शुरू की डिटेल होती है, शुरू से आगे तक की सब डिटेल होती है, तो वो बैलेंस भी आ जाती है, सही। जबकि पार्शल का मतलब ये होता है जुज़वी, यानी कुछ बातें। जब कुछ बातें बताई जाएंगी, पूरी बातें नहीं बताई जाएंगी, तो ये बैलेंस भी नहीं आएगी। तो लिहाजा पार्शल कभी भी बैलेंस नहीं आती, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत भी होती है। यानी सब जो हम हैंड में डबल लाइन लगा के टोटल करते हैं, डबल लाइन लगा के टोटल नहीं करना, जो बैलेंस था जितना था वो लिख दिया, छोड़ दिया, जमा करने की जरूरत नहीं। पार्शल इनिशियल में सारी डिटेल होती है, तो उसको जमा भी करते हैं, बैलेंस भी आती है। ये जमा भी नहीं करनी और ये बैलेंस आएगी भी नहीं, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले बात यहाँ पर क्या करेंगे, एसेट्स। और ये क्या है, इक्विटीज, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मेन हेडिंग, मैन हेडिंग क्या थी, कोई कंपनी का नाम वगैरह जो भी वो आ जाएगा। आगे इनकम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। यूं बैलेंस शीट लिखा और ये हमारे पास पार्शल बन गई, तो लिहाजा आगे ब्रैकेट में पी स्मॉल, सही, पार्शल ऐसे लिखेंगे। और अगर इसको आपने शुरू में लिखना है तो बगैर ब्रैकेट के लिखेंगे और पी कैपिटल आएगा, पार्शल बैलेंस शीट। और बाद में लिखेंगे तो पी स्मॉल आएगा और ये पार्शल कलर ब्रैकेट में आएगा। और उसके बाद जो भी डेट वगैरह दिसंबर 31, 2020 जो भी है। अब आते हैं बैलेंस शीट बनाने का तरीका। सबसे पहली हेडिंग होती है एथोराइज्ड। ये सवाल में दे तो लिखें, नहीं दे तो ना लिखें। तो ना लिखेंगे तो मसला ही नहीं लिखना है तो फिर आगे दूसरी हेडिंग पर आ जाएगी, डायरेक्ट शेयर होल्डर इक्विटी के ऊपर। वरना पहली हेडिंग अगर हो तो इस तरीके से लिखना है। सबसे पहली चीज क्या है, एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, एथोराइज्ड भी बोलते हैं और रजिस्टर्ड भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, सही। तो कुछ भी बोलते हैं एक ही होता है। अच्छा ये जो सवाल में हो जैसा वो हो, बस ऐसे जैसे आपने लिखना है। फर्ज करो उसने लिखा हुआ है आपके पास 1 लाख, ये सवाल में होगा, सही है। बाकी सारी चीजें मैं सवाल के हिसाब से, फर्ज करो उसने बताया हुआ भाई कितने आपके पास
5 लाख शेयर है 10 रुपये वाले, तो आप ऐसे लिखो 5 लाख शेयर और एक कितने का है 10 रुपये, सही। तो कितने के बन गए 50 लाख, बस आपने यहाँ पर 50 लाख, सही। और इसको आपने क्या करना है, याद रखें इस अमाउंट को डबल लाइन से क्लोज करना है, यानी इस अमाउंट को याद रखें जब भी कोई बैलेंस शीट में कोई डबल लाइन बार आ गई तो इसका मतलब ये वाला अमाउंट आगे नीचे वाले अमाउंट से का कोई ताल्लुक नहीं, ना ये ऐड होगा ना लेस होगा ना कुछ होगा, सही। ये हमेशा याद रखना है आपके पास कि ये वाला फिगर ऐड लेस नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग किस चीज की आती है, फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है शेयर होल्डर इक्विटी, सही। अब शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से बैलेंसेस आते हैं, किधर किधर आते हैं, फिर मैं एक इसकी अलग से दूसरी प्रेजेंटेशन भी एक होती है वो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये अभी मैं जो आपने आपके काम की सिंपल आपने पेपर में इसी तरीके से करना, तो जितनी ज़्यादा खूबसूरत और प्रेजेंटेशन वो मैं आपको यहाँ पर बता, फिर इसके अंदर कौन सी बारीकी है वो बात में डिस्कस करें, पहले तो उसको समझ आती है। तो पहला तो अथोराइज हो गया, दूसरी हेडिंग क्या है शेयर होल्डर इक्विटी, या बाद में इसको इशूड एंड पेड अप कैपिटल भी कहा, सही। इशूड एंड पेड अप कैपिटल। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन सी गिनती की 2-3 बातें आती हैं। नंबर 1 शेयर कैपिटल, पहली चीज, ये जो चीजें आती हैं वो मैं यहाँ पर सब लिख रहा हूँ, सही। सवाल में होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ेगा, कहाँ से लेना है वो भी सारी चीजें मैं बताता हूँ। नंबर 1 शेयर होल्डर इक्विटी। अब देखिए सवाल के अंदर क्या शेयर कैपिटल है, अगर शेयर कैपिटल है तो सही। फर्ज करो हमारे पास सवाल में था 1 लाख शेयर थे 10 रुपये 10 लाख, सही शेयर कैपिटल है। फिर यहाँ पर क्या है रिटेन अर्निंग्स, ये रिटेन याद रखो बैलेंस शीट में तो हर बैलेंस ही एंडिंग आता है, तो ये याद रखो। रिटेन अर्निंग कभी एंडिंग जो पूरी स्टेटमेंट बनाई थी याद है, जो स्टेटमेंट के अंदर बिल्कुल एंड के अंदर जो बैलेंस आ रहा था, कितना आ रहा था, जो भी आ रहा था 10 20 30 जो भी 20 आ रहा था, वो एंडिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा 30, ठीक है। तो जो एंडिंग आ रहा था ना अनएप्रोप्रिएटेड एंडिंग बैलेंस, वो एंडिंग बैलेंस इधर आ रहा है। अच्छा, और अभी इस सवाल के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं। दूसरा इसका एक और आइटम होता है जिसको कहते हैं हम स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल, दैट इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटर परसों कितना था 1 लाख। अभी इत्तेफाक की बात है उससे मैच कर लेना, पिछले सवाल से फिगर मैच हो रही नहीं, या तो मैं फिगर अज्यूम कर लेता। तो स्टॉक डिविडेंड भी शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, शेयर होल्डर इक्विटी आ गई, बस इसमें नॉर्मल भी जैसे प्रीमियम वगैरह भी आता है, डिस्काउंट वगैरह भी अभी यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये नॉर्मली हमारे सवाल में रिटेन अर्निंग के होती हैं, तो वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो जैसे मैंने यहाँ बोला प्रीमियम या डिस्काउंट वगैरह कोई चीज़ होती है तो वहाँ यहाँ प्रीमियम प्लस में डिस्काउंट माइनस में, प्रीमियम में से ही डिस्काउंट माइनस करके यहाँ पर, मतलब ये नॉर्मली आएगा नहीं, यही आएगा, तो ये आपने ऐसे ही लिखना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना,
इसी के अंदर रिजर्व्स एंड फंड, ये सिंपल रिजर्व्स की हेडिंग निकाल सकते हैं। अब इसमें से आपने जो जो रिजर्व्स निकाले थे याद क्या क्या था? रिजर्व फॉर contingencies, reserve for sinking fund, reserve for extension, जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह, ठीक। वो सारे कितना था? 5,000, 6,000, 7,000, 2,000, सही। ये सारे रिजर्व वगैरह। और क्या रह गया वहाँ? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसमें डिवेंचर्स, पेपर, लोन वगैरह हो, लेकिन यहाँ पर भी जरूरत नहीं है तो मेरे को मेंशन नहीं करना। नेक्स्ट हेडिंग आती है लास्ट में करंट लायबिलिटी। तो ये मैं सारी वो हेडिंग कर लो जो हमारे काम के हेड थे, वो किन किन हेडिंग्स में गए ताकि कोई याद हो जाए। सही है। क्या रहेगा हमारे पास? कैश, डिविडेंड्स, पे। कैश में कितना लगा था? 50। और इन सबको बैलेंस डबल लाइन से नहीं करना, एज इट इज छोड़ देना, वो साइड एज इट इज छोड़ देना। ये कहलाती है पार्शियल बैलेंस शीट। बताओ यहाँ तक ओके है? सही है। अगर इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपके पास सारी चीजें आ गई, अगर एथोराइज सवाल के अंदर गिवन है तो ऐसे लिखेंगे। फिर शेयर होल्डर इक्विटी या क्या कहते हैं, इशूड एंड पेड अप कैपिटल, बोला कोई सी भी हेड कर, ये ज्यादा अच्छी है। इसमें क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग या स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल। इसी तरीके से रिजर्व फंड में जितने भी कोई चीज रिजर्व है, प्रोफिट वगैरह, वो सब आ जाएगी। करंट लायबिलिटी में आएगा क्या चीज? कैश डिविडेंड्स पे। यहाँ पर जो लोग गलती करते हैं उसको भी हाईलाइट कर दूँ। ये जो स्टॉक डिविडेंड है इसका पूरा नाम लिख देते हैं, जैसे इस तरह नाम है ना, कैश डिविडेंड्स पेबल, इसी तरह इसको भी बोलते थे स्टॉक डिविडेंड्स पेबल। अब जब पेबल बोल दिया तो वो इसको उठा के इसमें डाल देंगे करंट लायबिलिटी में बेड़ा भरा। जब यहाँ कॉन्सेप्ट सेकंड ईयर में बेड़ा भरा होगा, यही चीज जाएगी आपकी बीकॉम फाइनल के अंदर, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर जो टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वहां पर भी ये गलती दोहराएंगे। वहां पर भी स्टेटमेंट ऑफ रिटर्निंग बनाएंगे, गलत बनाएंगे। वहां पर एक और सवाल होता है रेशो एनालिसिस का, वहां पर जब लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी होगी तो करंट लायबिलिटी के अंदर ये भी डाल देंगे तो इसका भी बेड़ा था, पूरे रेशो का बेड़ा था। वहां पर शेयर होल्डर इक्विटी निकालनी होगी, ये अगर यहाँ चली गई तो ये भी कम हो गई तो ये भी उसका भी बेड़ा था। तो ये जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से गलती चलेगी बीकॉम फाइनल तक चलेगी। और फिर अगर आगे आपने पढ़ा तो आगे का भी बेड़ा था माशाल्लाह से। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना, उसूल को समझो, उसूल। और एक आदत डालो, बड़ी किताबें, अच्छी किताबें, बाहर की स्टैंडर्ड की किताबें पढ़नी, सही। और क्रॉस चेक भी किया, कहीं इसमें कोई गलती, कहीं इसमें बाद में मिसप्रिंटिंग भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी किताबें भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा ब्लेंडर नहीं हो कि बाद वो एक गलती है वो बस दुनिया की किताब में गलती है, ऐसा नहीं। आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके, डन। तो बस आपकी इक्विटी सेक्शन इसी तरीके से, इसकी प्रेजेंटेशन और मुख्तलिफ भी होती है, किस तरीके से और किस तरीके से प्रेजेंटेट किया जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी। यहाँ तक आपके लिए काफ़ी। ठीक है।
इसको कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से। सही, अल्लाह हाफिज़।